हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की इस सोशल साइंस की क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सोशल साइंस में मैं आप लोगों को देखिए प्रश्नोत्तर रूप में आपके चारों विषयों का अध्ययन करा रहा हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले भूगोल विषय से आप लोग का अध्ययन कराना शुरू किया था। और भूगोल विषय में आपके सिलेबस में जो 7 चैप्टर दिए गए थे, मैंने उनका भली भांति पूर्ण अध्ययन आप लोगों को करा दिया है। अब देखिए, मैंने 2 क्लासेस से आप लोगों की सोशल साइंस के दूसरे विषय यानी अर्थशास्त्र का अध्ययन कराना शुरू किया है। और अर्थशास्त्र में भी अभी हम लोगों ने 2 चैप्टर का बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में देखिए, मुझे आप लोगों को तीसरे चैप्टर का अध्ययन कराना है। और आपका अर्थशास्त्र का जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है मुद्रा एवं साख यानी मनी एंड क्रेडिट। ये चैप्टर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर रूप में आप बहुत से महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे। क्योंकि देखिए, किताबों से बहुत से स्टूडेंट पढ़ते हैं, किताबों में बहुत सी चीजें दी गई हैं, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इनमें से कौन सा प्रश्न उनके परीक्षा में पूछा जा सकता है या कौन सा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आप लोग विद्या क्वेश्चन वगैरह में भी देखते हैं, अनसॉल्व में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं जिस तरीके से आप लोगों को करवा रहा हूं प्रश्नोत्तर रूप में, अगर आप उस तरीके से अपनी परीक्षा में इस उत्तर को लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी उत्तर बहुत बड़ा लिखने से, कहानी बनाने से मतलब नहीं होता है। कि जो चीज पूछी जाए एग्जैक्ट वही चीज अगर आप लिख रहे हो, अगर बेहतर तरीके से आपने लिखा है, राइटिंग अच्छी है, तो आपको अच्छा नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो बातों को बनाइए मत, बल्कि अच्छे तरीके से लिखिए। जो चीजें पूछी जा रही हैं, जो क्वेश्चंस की डिमांड है, उसको फुलफिल करिए, तब आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए, आपके जो ये आज की क्लास है ये अध्याय 3 से रिलेटेड है। और अध्याय 3 आपका क्या है? मुद्रा और साख। तो मुद्रा और साख के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का क्या उपयोग है, मुद्रा को कौन जारी करता है। तो इस तरीके से सारी चीजों को पढ़ा जाए। उसके बाद फिर साख क्या होती है, साख का उपयोग क्या होता है, साख किसके लिए जरूरी होती है, साख कितनी प्रकार की होती है, सारी चीजें आज के इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नोत्तर माध्यम में पढ़ने को मिले। ये देखिए, आपके एनसीईआरटी की बुक का जो है ये शुरुआत वाला पेज है, जिसपे चैप्टर के बारे में, और यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार की मुद्राओं की इमेजेस आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए उसी तरीके से जैसे पहले की क्लासेस को हम लोग करते चले आए हैं प्रश्नोत्तर रूप में। तो बेहतर तरीके से आज भी उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10। और एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 में मैं आप लोगों को देखिए इस समय क्या अध्ययन करा रहा हूँ? अर्थशास्त्र विषय। और अर्थशास्त्र में हम लोग को जो है आज पढ़ना है तीसरा चैप्टर अध्याय 3, जिसका नाम है मुद्रा एवं साख यानी मनी एंड क्रेडिट। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके दिए गए हैं इस चैप्टर में, महत्वपूर्ण टॉपिक, मेन टॉपिक। सबसे पहले है विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम क्या होता है। दूसरा है मुद्रा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। तीसरा है मुद्रा के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ मनी। चौथा देखिए टॉपिक दिया आधुनिक मुद्रा का कार्य यानी फंक्शंस ऑफ मॉडर्न मनी। पांचवा टॉपिक दिया ऋण यानी क्रेडिट किसे कहते हैं या साख किसे कहते हैं। छठवां टॉपिक दिया औपचारिक और अनौपचारिक ऋण स्रोत क्या क्या होते हैं। सातवां दिया है कि ऋण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। आठवां दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में साख की भूमिका। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है स्वयं सहायता समूह, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसजीस कहा जाता है। और 10वां टॉपिक है मुद्रा एवं साख का महत्व। यानी इतनी सारी टॉपिक से आपके इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इनको आपको अच्छे तरीके से प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन कर लेने के बाद किसी भी प्रश्न को छूटने की आशंका नहीं रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लासेस की तरह ही इस चैप्टर के भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप में देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न क्या है कि विनिमय प्रणाली क्या है, यानी विनिमय प्रणाली किसे कहा जाता है, एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है। तो देखिए विनिमय प्रणाली वह व्यवस्था थी पहले जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं से ही किया जाता था। उदाहरण के लिए देखिए, किसान अपने गेहूं के बदले में कपड़ा या दूध लेता था, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम कहते थे। पहले क्या होता था कि जब लोग अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते थे तो उसके बदले में अपनी जरूरत की दूसरी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा करते थे। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि एक किसान है जो गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन उसको अपनी और जरूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे उसको कपड़ा चाहिए, दूध चाहिए, तेल चाहिए, तो इस सारी चीज़ों को वो किसी दूसरे से जब खरीदता था तो वो उसको गेहूं देता था और वो व्यक्ति उसको सामान देता था।
तो ये सिस्टम जो पहले कहलाता था, इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बार्टर सिस्टम का मतलब कि वस्तु के बदले में वस्तु लेना या देना। ठीक है, ये प्रणाली देखिए अब उतनी कारगर नहीं है। अब क्या हो गया है कि इसके जगह पे अब मुद्रा की शुरुआत हो गई है। तो मुद्रा के बदले अब वस्तुओं का लेन देन होता है। इसमें देखिए बहुत सारी समस्या आती थी, तो उसके बारे में भी हम प्रश्न देखेंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी। यानी इस प्रकार से जब किसी वस्तु का लेन देन होता था तो समस्या क्या आती थी। तो समस्या देखिए क्या आती थी कि इसमें मुख्य समस्या जो होती थी वो दोहरी आवश्यकताओं का संयोग, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कहने का मतलब कि ये चीजें तभी सही तरीके से कारगर हो पाती थी जब दोनों व्यक्तियों को उस चीज की आवश्यकता हो। यानी गेहूं देने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो दूसरे चीज लेने की, और जो दूसरा चीज देने वाला व्यक्ति है उसको जब गेहूं की आवश्यकता होगी तभी ये आदान प्रदान संभव हो पाएगा। अगर नहीं है उसको जरूरत तो गेहूं नहीं लेगा, तो फिर उस व्यक्ति को जरूरत की चीज नहीं मिल पाएगी। तो देखिए अर्थात दोनों व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से मेल खानी चाहिए, जो क्या है कठिन कार्य। यानी दो लोगों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगी तब ये चीज क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मुद्रा क्या है। तो मुद्रा को परिभाषित करने के लिए क्या कहेंगे कि मुद्रा वह वस्तु है जिससे वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। यह विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मानक है और मूल्य का भंडार है। यानी इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री में आदान प्रदान करने के लिए। किस लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, सामान्य रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और यह क्या होती है, विनिमय का माध्यम होती है, मूल्य का मानक होती है और मूल्य का भंडार होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि आधुनिक मुद्रा के दो रूप बताइए। यानी आधुनिक मुद्रा के दो रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए आधुनिक मुद्रा के दो रूप क्या है, सिक्के और कागजी नोट, और दूसरा क्या है, जमा धन, जो बैंकों के खातों में रखा जाता है। यानी इन दो रूपों में मुद्रा जो है उपयोग की जाती है। देखिए जैसे देखिए यहाँ सिक्के और कागजी नोट है, तो हम लोग किसी चीज को खरीदने के लिए क्या करते हैं, सिक्के या कागजी नोट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हमारे खाते में जो पैसा जमा रहता है उसको हम देखिए बिना निकाले ही दूसरे के खाते में भेजते हैं या अपने खाते में दूसरे के खाते से मंगाते हैं। ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, आधुनिक मुद्रा के रूप। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है कि बैंक मुद्रा क्या है। तो बैंक मुद्रा किसे कहते हैं, बैंक मुद्रा वह धन है जो लोग बैंक में जमा करते हैं और जिसे चेक या एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसे देखिए डिपॉजिट मनी भी कहा जाता है। यानी बैंक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे लोग अपने बैंक खातों में जमा करते हैं, जिसे चेक या एटीएम के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसे देखिए डिपॉजिट मनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऋण यानी साख का अर्थ क्या है। ऋण या साख या उधार किसे कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी से धन या वस्तु उधार लेता है और भविष्य में लौटाने का वचन देता है तो इसे ही क्या कहा जाता है, ऋण या साख। यानी जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई चीज उधार ले तो उसको कहे कि मुझे ये चीज दे दीजिए, मैं आपको बाद में इसको लौटा दूंगा, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, उधार, ऋण या क्रेडिट, साख। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए इस चैप्टर का क्या है, सातवां प्रश्न की औपचारिक साख स्रोत क्या है। तो देखिए साख के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। ये प्रश्न आपको अभी आगे नीचे मिलेगा। तो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो उसी में आपको पूछा जा रहा है कि औपचारिक साख स्रोत क्या होते हैं। तो उत्तर क्या होगा कि वे स्रोत जिनका नियंत्रण सरकार या बैंकिंग व्यवस्था द्वारा किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, औपचारिक साख के स्रोत। यानी इनका नियंत्रण किसके पास होता है, सरकार के पास या बैंकों के पास। जिसमें देखिए दो प्रकार के बैंक होते हैं, एक वाणिज्यिक बैंक होता है और दूसरे क्या होते हैं, सहकारी समितियां। यानी इनके द्वारा ही औपचारिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अनौपचारिक साख स्रोत क्या होते हैं। यानी साख के स्रोत मैंने अभी क्या बताया आप लोग को, दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक क्या होता है कि जो पैसा हम किसी बैंक से, किसी पोस्ट ऑफिस से, किसी सहकारी संस्था से लेते हैं वो क्या कहलाता है, औपचारिक स्रोत। और अगर हम अनौपचारिक स्रोत की बात करें तो अनौपचारिक स्रोत क्या होता है कि वे स्रोत जो सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं होते। यानी ऐसे स्रोत जो सरकार से नियंत्रित नहीं होते, वो किसी निजी व्यक्ति या हमारे अन्य व्यक्तियों से संबंधित होता है। जैसे देखिए साहूकार, व्यापारी, मित्र या रिश्तेदार। जब हम इन लोगों से पैसा उधार लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, अनौपचारिक साख का स्रोत। ठीक,
अब फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। तो उत्तर क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जब मिलकर छोटे छोटे बचत समूह बनाती हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूह का, यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जो छोटी छोटी बचत होती है उसको जमा करती हैं और उस एक प्रकार का समूह निर्मित करती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्वयं सहायता समूह। ये समूह देखिए क्या करते हैं, एक दूसरे को छोटी ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। यानी यह समूह क्या करते हैं कि एक दूसरे लोगों को छोटे छोटे ऋण सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लोग एक दूसरे की सहायता से आत्मनिर्भर बनते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए मुद्रा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी मुद्रा की दो प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। अगर 2 नंबर के प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए पहला क्या होगा कि मुद्रा को सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है, यानी मुद्रा को हर व्यक्ति लेना चाहता है और हर व्यक्ति उसको स्वीकार करना चाहता है। दूसरा क्या है कि मुद्रा में मूल्य का भंडारण किया जा सकता है, यानी मुद्रा के रूप में देखिए बहुत से मूल्यों को भंडारित करके रखा जा सकता है। आप किसी चीज की कीमत को मुद्रा के रूप में ही माप सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मुद्रा की विशेषताएं हैं। अब देखिए जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है कि विनिमय प्रणाली की सीमाएं स्पष्ट कीजिए। यानी जो विनिमय प्रणाली है इसकी क्या क्या सीमाएं। तो उत्तर क्या होगा कि विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित सीमाएं थी। पहला क्या है कि दोहरी आवश्यकताओं का संयोग आवश्यक था, अभी हम लोगों ने पीछे प्रश्न देखा। दूसरा क्या होगा कि वस्तुओं का विभाजन कठिन था, यानी इसके आधार पर वस्तुओं को विभाजित करना बहुत असंभव हो रहा था, बहुत समस्या हो रही थी, जिसकी वजह से यह जो है उतना उपयोगी अब नहीं रह गया। वस्तुओं का भंडारण कठिन था क्योंकि कुछ वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती थी। यानी देखिए सामान का आदान प्रदान करने में समस्या आती थी कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ज़्यादा समय तक नहीं चलती हैं, तो उसको भंडारित करके रखना उस समय बहुत मुश्किल होता था। आज के जैसे जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह, फ्रिज वगैरह उस समय नहीं हुआ करते थे। अगला क्या है कि वस्तुओं का समान मूल्य निर्धारण कठिन था। अब देखिए किसी व्यक्ति को गेहूं के बदले जूता लेना है या तेल लेना है तो उसका मूल्य कैसे निर्धारित करेगा कि कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है, तो इसमें भी समस्या आती थी। इसके अलावा देखिए दूरस्थ व्यापार संभव नहीं था, यानी इसके माध्यम से दूर का व्यापार संभव नहीं था, क्योंकि एक वस्तु को कहीं दूर भेजकर उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना उस समय बहुत कठिन होता था। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या शुरू किया गया, मुद्रा प्रणाली का विकास। यानी ये समस्याएं न आए इसके लिए क्या किया गया, मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी पैसे की शुरुआत की गई। देखिए अगला प्रश्न है कि औपचारिक और अनौपचारिक साख स्रोतों में क्या अंतर है। देखिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो औपचारिक साख स्रोत और अनौपचारिक साख स्रोत में डिफरेंस क्या होगा। नियंत्रण के आधार पर देखिए क्या है कि ये सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका क्या होता है नियंत्रण, निजी व्यक्ति या किसी समूह के द्वारा नियंत्रण होता है। ब्याज दर देखिए इसमें कम और निश्चित होती है, यहाँ क्या होती है बहुत अधिक होती है। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि बैंक, सहकारी समितियां। इसका उदाहरण देखिए साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार। इसमें पारदर्शिता देखिए क्या होती है कि ये कानूनी नियमों के अंतर्गत संचालित होते हैं। ये देखिए मनमाने नियम, शोषण की संभावना यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर सुरक्षा देखिए उधारकर्ता को संरक्षण दिया जाता है, यहाँ पर उधारकर्ता का संरक्षण नहीं बल्कि शोषण किया जाता है। यहाँ पर देखिए प्राप्ति जो है लगभग केवल 15%, यानी औपचारिक साख स्रोतों से लोगों को जो पैसा मिलता है, धन मिलता है, वो केवल 15% लोगों को मिलता है, जबकि अनौपचारिक स्रोत से लोगों को 85% धन मिलता है। यानी अनौपचारिक स्रोत का जो योगदान है साख में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें शोषण भी बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उत्तर क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है। क्या क्या खरीदने के लिए, उनको बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए, सिंचाई की सुविधाएं सुधारने के लिए, कृषि के उपकरण खरीदने के लिए। इसके अलावा कुछ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे शादी, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि के लिए भी उनको ऋण की आवश्यकता होती है। ऋण के बिना देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास कठिन है, यानी इन सारी जरूरतों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ऋण या उधार लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि ऋण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव स्पष्ट कीजिए, यानी ऋण का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होता है, तो क्या होता है। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव से क्या होगा
कि सकारात्मक प्रभाव में कि व्यक्ति की जो तत्काल आवश्यकता है वो ऋण के माध्यम से पूरी हो जाती है। दूसरा क्या है कि उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होती है। तीसरा क्या है कि व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ती है, यानी किसी व्यक्ति को अगर पैसे की जरूरत है, अगर उसको उधार मिल जाता है तो उससे वो क्या होता है, आत्मनिर्भर बनता है, उसके अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। नकारात्मक प्रभाव में देखिए क्या होगा कि इससे अत्यधिक ब्याज दर से व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। समय पर भुगतान न कर पाने पर संपत्ति का नुकसान होता है। तीसरा नुकसान क्या है इसका कि आर्थिक असमानता बढ़ती है। इसे जो है नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मुद्रा के रूपों की व्याख्या कीजिए। अभी हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखा था कि मुद्रा के 2 रूप बताइए, तो वो हम लोगों ने बता दिया था। अब यहाँ क्या है कि मुद्रा के रूपों की व्याख्या करनी है। तो मुद्रा के देखिए जो प्रमुख रूप है वो क्या है, सबसे पहला क्या है, सिक्के और कागजी नोट जो भौतिक रूप में मौजूद होते हैं। दूसरा क्या होता है कि बैंक में जमा धन जिसको डिपॉजिट मनी कहते हैं, ये बैंक खातों में रखा हुआ धन जिसे हम चेक या एटीएम के माध्यम से प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है, डिजिटल मुद्रा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इसको देखिए ऑनलाइन भुगतान जैसे यूपीआई कार्ड इत्यादि के माध्यम से किया जाता है। ये सब क्या है, मुद्रा के रूप। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु से करता था तो उसे क्या कहते थे या इसके क्या दोष थे। यानी जब किसी व्यक्ति के द्वारा पहले वस्तु का विनिमय वस्तु के माध्यम से किया जाता था तो इसको क्या कहते थे और इसका क्या दोष। देखिए तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम कहा जाता था। इस प्रणाली में एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। इसके देखिए कुछ दोष थे, कुछ सीमाएं थी, वो देखिए क्या है। पहला क्या है कि दोहरी आवश्यकताओं का संयोग इसके लिए आवश्यक होता था। वस्तुओं का मूल्य तय करना कठिन था। वस्तुओं का भंडारण और परिवहन भी कठिन था। कुछ वस्तुएं जल्दी नष्ट हो जाती थी और दूरस्थ क्षेत्रों में विनिमय संभव नहीं। इसी तरीके का प्रश्नोत्तर अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा। तो ये क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां हैं, दोष हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मुद्रा के रूप में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया गया, यानी मुद्रा के रूप में कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल की गई। तो इतिहास में देखिए मुद्रा के रूप में कई वस्तुओं का प्रयोग किया गया। यानी पहले जब मुद्रा की शुरुआत हुई तो उसके समय क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई मुद्रा के रूप में। तो प्रारंभ में देखिए लोगों के द्वारा धान, नमक, पशु, धातु इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो गया, सोने चांदी के सिक्के प्रयोग में आए। आज देखिए क्या हो गया है कि कागजी नोट, सिक्के, चेक, डेबिट क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान, यूपीआई इत्यादि जो है आधुनिक मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो ये क्या है, मुद्रा के विभिन्न प्रकार के रूप। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या है। यानी वर्तमान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें मुद्रा किस रूप से अपने रोल अदा करती है। तो देखिए मुद्रा जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। इसकी मुख्य भूमिकाएं क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है कि यह विनिमय का माध्यम है, यानी इसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को सरल बनाया जाता है। दूसरा देखिए इसका मुख्य भूमिका क्या है कि मूल्य मापन का साधन है, यानी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। तीसरा क्या है इसकी भूमिका कि यह मूल्य भंडारण का साधन है, यानी भविष्य के लिए बचाकर इसको रखा जा सकता है। चौथा भूमिका क्या है कि भविष्य के भुगतान का भी साधन है, यानी उधारी लेन देन को संभव बनाती है। ठीक है, तो ये क्या थी, मुद्रा की मुख्य भूमिका है। अब देखिए एक प्रश्न और है कि किसी व्यक्ति के लिए साख क्रेडिट कब सहायक और कब हानिकारक होती है, उदाहरण सहित समझाइए। यानी अगर कोई व्यक्ति उधार लेता है तो कब उधार उसके लिए लाभदायक होगा और कब उसके लिए नुकसानदायक होगा, उसका उदाहरण सहित हमको समझाना है। तो सहायक का उदाहरण देखिए क्या है कि कब सहायक होता है ऋण उसके लिए। जैसे देखिए जब व्यक्ति उधार लिए गए धन को उत्पादक कार्यों में लगाता है और लाभ अर्जित कर चुका देता है तब उसके लिए साख क्या होती है, सहायक होती है। यानी व्यक्ति जब कोई पैसा किसी से उधार लेता है और उसको किसी ऐसे काम में लगाता है जिससे उसको प्रॉफिट होता है, यानी किसी बिजनेस में, किसी व्यापार में, तो उससे क्या होगा कि उस कर्ज को चुका देता है और वो मुनाफा भी कमा लेता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है, उधार उसके लिए फायदेमंद होता है। जैसे देखिए एक किसान बैंक से ऋण लेकर उन्नत बीज खरीदता है और फसल बेचकर ऋण चुका देता है। यानी मान लीजिए किसी किसान ने बैंक से ऋण लिया तो उसने क्या किया कि अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद कर अपने खेत में उसको बोया, उसका उत्पादन किया सही तरीके से। बीज को जब बोएंगे, उसका सही से सिंचाई करेंगे, उसका देखभाल करेंगे तो फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो उसको बेचकर किसान क्या करेगा,
कर्ज भी चुका देगा और आमदनी भी प्राप्त करेगा। हानिकारक देखिए कब होता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा उधार लिया गया धन अनुत्पादक कार्यों यानी किसी ऐसे कार्य में लगा दिया जाता है जिससे उसको कोई प्रॉफिट ना होता है बल्कि एक पूरा पैसा खर्च हो जाता है। जैसे देखिए शादी में या उपभोग में यानी किसी चीज को खाने पीने की चीजों में लगा दिया जाए या पहनने की चीजों में लगा दिया जाए, तो इस तरीके यानी अपनी शौक को पूरा करने के लिए जब कोई व्यक्ति उधार लेकर पैसे उसको करता है तो क्या होता है बाद में उसके लिए कष्टदायक होता है क्योंकि उसको चुकाना कठिन हो जाता है। देखिए लगाता है तो क्या हो जाता है कि वह ऋण नहीं चुका पाता है और कर्ज में डूब जाता है। तो उसका उदाहरण देखिए कि यहाँ पर दिया गया कि मनसा राम नामक एक व्यक्ति ने साहूकार से ब्याज पर ऋण लिया लेकिन फसल खराब होने पर वह चुका नहीं पाया। या किसी व्यक्ति ने अपने घर में किसी मेंबर की शादी के लिए पैसा किसी से उधार लिया और फिर उस पैसे को चुकाने के लिए उसको कई वर्षों तक जो है बहुत समस्या झेलनी पड़ी और बहुत से कर्ज के बोझ से वो दब गया। ठीक, देखिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में औपचारिक साख का प्रतिशत बढ़ाना क्यों आवश्यक है। यानी अपने देश में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जो ऋण दिया जाता है वो औपचारिक स्रोत से दिया जाए, अनौपचारिक स्रोत से न दिया जाए, क्योंकि अनौपचारिक स्रोत से इनका बहुत ज़्यादा शोषण होता है। तो ये क्यों करना आवश्यक है, तो देखिए पहला क्यों आवश्यक है कि साहूकारों के द्वारा किसानों से अत्यधिक ब्याज वसूला जाता है, तो इससे उनको बचाने के लिए। अनौपचारिक स्रोतों से बहुत शोषण होता है। तीसरा क्या है कि औपचारिक साख से उनको सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों मिलती है। इसमें देखिए ब्याज दर जो है कम होती है, इससे किसानों का लाभ होता है। इससे आर्थिक असमानता घटती है, यानी आर्थिक असमानता जो लोगों में रहती है अब वो औपचारिक स्रोत से ऋण लेकर अपना कोई रोजगार कर लेते हैं, कोई व्यवसाय कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनके बीच में जो असमानता हो धीरे धीरे घटती है। तो इसीलिए देखिए औपचारिक साख प्रणाली जो है जैसे बैंक, सहकारी समितियां इत्यादि को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन और है आपका आगे कि स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी क्या है, इनके क्या लाभ है। यानी स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, इनसे क्या लाभ है। तो देखिए स्वयं सहायता समूह जो है ग्रामीण महिलाओं के द्वारा गठित 10-15 सदस्यों के छोटे समूह होते हैं जो सामूहिक रूप से बचत और छोटे ऋण प्रदान करते हैं। यानी ये क्या होते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 15 महिलाओं के द्वारा गठित किया गया एक छोटा समूह होता है जो उनकी अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये देखिए उनको क्या करता है कि बचत भी प्रदान करता है और छोटा छोटा ऋण भी प्रदान करता है। इसका देखिए लाभ क्या है कि इससे गरीब महिलाओं को छोटे छोटे ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उनको बैंकों से जोड़ने में मदद मिलती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण बढ़ता है, सामाजिक एकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ब्याज दरें कम और लचीली होती हैं। तो इस तरीके से इनकी क्या है और इनका क्या लाभ होता है ये हम लोगों ने देखा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बैंक किस प्रकार साख का सृजन करते हैं, यानी बैंकों के द्वारा जो साख कैसे सृजित की जाती है। तो देखिए बैंक जनता से जमा धन प्राप्त करते हैं और उसका एक हिस्सा उधार के रूप में, ऋण के रूप में देते हैं। यानी बैंकों के पास पैसा आता कहाँ है कि जनता के द्वारा ही, लोगों के द्वारा ही वो धन क्या करते हैं अपने बैंक में जमा करते हैं और फिर उसका एक हिस्सा दूसरे लोगों को उधार या ऋण के रूप में देते हैं और उसी से वो क्या करते हैं प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा फिर जो जमा करता होते हैं उसको देते हैं। तो इसी तरीके से बैंक क्या करते हैं साख का सृजन करते हैं। देखिए इस प्रकार बैंक क्या करते हैं कि नए डिपॉजिट का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए जब कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो बैंक उसके खाते में राशि जमा कर देता है जिससे नया जमा धन बनता है। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है कि कोई व्यक्ति जमा करता है पैसा तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज करता है, कोई व्यक्ति उधार लेता है तो बैंक को उससे फायदा होता है, ब्याज मिलता है। देखिए अगला प्रश्न है कि औपचारिक साख प्रणाली में ब्याज दरें क्यों कम होती हैं। तो देखिए क्यों कम होती हैं, क्योंकि ये संस्थाएं सरकार के नियंत्रण में होती हैं। इसमें नियमित मानक ब्याज दरें निर्धारित होती हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बनी रहती है। लाभ कमाने के बजाय इसका उद्देश्य जन सेवा प्रमुख होता है। यानी इसमें जो कि ब्याज लिया जाता है लेकिन बहुत कम होता है, इसमें नियम कानून होते हैं, सारी दरें निर्धारित होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं होती, हर चीज पारदर्शी होता है, एकदम पूरा
ट्रांसपेरेंट होता है, कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग खाता खुलवाए होंगे तो देखते हैं कि उसमें सब कुछ मेंशन रहता है, आपकी पासबुक में आपने कितना जमा किया, कितना निकाला, आपने कितना ऋण लिया, आपका ब्याज कितना लगेगा, ये सब चीज़ें आपको पहले ही बता दी जाती है। ऐसा नहीं कि आपने पैसा ले लिया और बाद में आपसे ज़्यादा जो है ब्याज वसूला जाए, नहीं, सब कुछ पहले से क्लियर होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि औपचारिक साख प्रणाली में ब्याज दरें बहुत कम। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के बिना अर्थव्यवस्था की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती, यानी बिना मुद्रा के किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। तो देखिए मुद्रा जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार होती है। यदि मुद्रा ना हो तो क्या होगा, वस्तु विनिमय कठिन हो जाएगा, व्यापार और लेन देन संभव नहीं रहेगा, असंभव हो जाएगा, मूल्य निर्धारण, बचत और निवेश नहीं हो सकेगा। इसीलिए मुद्रा के बिना अर्थव्यवस्था का संचालन असंभव है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न आज की क्लास का। इसमें देखिए क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, और भारत में नोटों और सिक्कों के निर्माण यानी टकसाल और प्रेस की जानकारी। यानी एक प्रश्न में आपके 3 चीजों से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना के बारे में। तो देखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, अपने देश में जब ब्रिटिशों का शासन था 1935 ईस्वी, यानी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई स्थापित हुआ था। यह बैंक देखिए उस समय जो है ब्रिटिश शासन के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद देखिए 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और यह भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो प्रमुख कार्यों में देखिए पहला कार्य क्या है, यह भारत में मुद्रा का निर्गमन करता है, यानी मुद्रा को जारी करने वाला शीर्ष संस्था है। दूसरा क्या है इसका काम कि बैंकर का बैंक होता है, यानी बैंकों को यह अपने देश में संचालित करता है और उनको पैसा जमा देता है, लेता है और उनको उधार देता है। इसके अलावा देखिए सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता है, यानी सरकार की जितनी भी प्राप्तियां होती हैं वो सब इसी में जमा होती हैं और फिर सरकार को जब किसी दूसरे देश से उधार लेना होता है या देना होता है तो रिजर्व बैंक के माध्यम से ही करती है। इसके अलावा देखिए यह मौद्रिक नीति का संचालन भी करता है, यानी अपने देश में मुद्रा की जो नीति संबंधित होती है कि कब ब्याज दर घटाना है, कब ब्याज दर बढ़ाना है, कब कितना पैसा नोट छापना है, कब किस नोट को बंद कर देना है, ये सारी चीजें मौद्रिक नीति के तहत आती हैं और इसको कौन संचालित करता है, आरबीआई। इसके बाद फिर देखिए क्या करता है कि विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करता है, यानी अपने देश में विदेशी मुद्रा को भंडारित करता है। विदेशी मुद्रा को अगर किसी को एक्सचेंज करना है, किसी को देना है तो उसका भी कार्य यही करता है। इसके अलावा देखिए अपने देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का लिए भी काम करता है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, देश में जो मुद्रा का जो रेट है, दर है, वो घटे ना, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, वो अस्थायी रूप से बना रहे, स्टेबल बना रहे, ये भी काम यही करता है। अब देखिए भारत में नोटों के निर्माण के लिए क्या क्या व्यवस्था है। तो भारत में देखिए नोटों के निर्माण के लिए 4 प्रमुख नोट मुद्रण प्रेस हैं, जिसमें देखिए एक है नासिक में जो महाराष्ट्र में है, यह देखिए इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के नाम से स्थापित है। दूसरा देखिए देवास में मध्य प्रदेश में है, इसका नाम है बैंक नोट प्रेस। तीसरा देखिए मैसूर में है कर्नाटक में, इसको देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो है सालबोनी पश्चिम बंगाल में, यह देखिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्थापित। तो इस तरीके से अपने देश में देखिए 4 प्रमुख नोट मुद्रण प्रेस हैं। कहाँ कहाँ है, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी, यानी 4 राज्यों में स्थापित। देखिए ये जो प्रेस हैं यहाँ पर 10 से लेकर 2000 रुपए तक के नोट मुद्रित किए जाते हैं। देखिए 2000 का नोट अब क्या है कि चलन में धीरे धीरे बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 10 से 2000 के नोट छापे जाते थे। अब देखिए भारत में सिक्कों का निर्माण। तो सिक्कों का निर्माण देखिए भारत में जो सिक्कों की ढलाई होती है वो भारत सरकार के अधीन होती है, न कि आरबीआई के। वर्तमान में सिक्कों के 4 टकसाल, यानी देखिए हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में, मैंने आपको बताया था कि भारत में जो सिक्के जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा, न कि आरबीआई के द्वारा। तो ये सिक्के देखिए कहाँ कहाँ पे ढलाई किए जाते हैं। तो देखिए सिक्के ढलाई का पहला जो टकसाल है देखिए कहाँ पर है, मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में, ये भारत सरकार के नियंत्रण में है। दूसरी देखिए कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल राज्य, ये भी भारत सरकार का। तीसरा नोएडा उत्तर प्रदेश में है, भारत सरकार के। और चौथा हैदराबाद यानी तेलंगाना में, ये भी भारत सरकार के नियंत्रण में। इन टकसालों में देखिए
1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपये तक के सिक्के ढाले जाते हैं। यानी ऐसे सिक्के जो आजकल प्रचलन में है, यही सिक्के यहाँ से ढाले जाते हैं। ठीक, अब देखिए आरबीआई का मुख्यालय, तो आरबीआई का मुख्यालय देखिए कहाँ पर है, मुंबई में है। स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था वो देखिए कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में था। बाद में 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई स्थानांतरित कर दिया। ठीक, देखिए अब इसके देखिए गवर्नर के बारे में देख लेते हैं 2025 के अनुसार। तो देखिए इसके वर्तमान गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 को अपना पद ग्रहण किया। इसके पहले आरबीआई के जो गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास थे, जो 2018 से इस बैंक के गवर्नर थे, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद कौन हो गया, संजय मल्होत्रा। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले देखिए कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में क्या किया था, नोटबंदी का ऐलान किया था। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि अपने देश में नोटबंदी कब हुई थी, तो कब हुई थी, 8 नवंबर 2016। नोटबंदी में हुआ क्या था कि जो पहले के पुराने 500 के नोट थे और 1000 के नोट थे, उनको चलन से बाहर कर दिया गया। तो ग्राहकों को 23 मई से लेकर 30 सितंबर के बीच किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलने की सुविधा दी गई। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या है कि भारत में 1 रुपए का नोट जो है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, जबकि अन्य सभी नोट जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह रुपया 1 के नोट को भारत में जारी होने वाला एकमात्र नोट बनाता है जिस पर आरबीआई के गवर्नर के बजाय किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। यानी भारत सरकार के द्वारा सभी प्रकार के सिक्के ढाले जाते हैं, उसके अलावा 1 रुपए का जो नोट होता है वो भी भारत सरकार के द्वारा ही छापा जाता है और उस पर हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का ना होकर किसका रहता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। इसके बाद देखिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भारत में जो नया 2000 का नोट शुरू हुआ था, तो उसको देखिए कब शुरू किया गया था, तो इसको 8 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था और बाद में फिर इसको क्या किया गया, 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रचलन से वापस लेने की घोषणा, इसको बंद कर दिया। तो लोगों को जो 2000 के नोट थे इनको बैंकों में जमा करने और बदलने के लिए देखिए 30 सितंबर 2023 का समय दिया, यानी 19 मई को बंद कर दिया गया और 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया था इसको बैंकों में जमा कर देने के लिए। इसके बाद फिर देखिए इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक आपकी किताब में सबसे लास्ट में दिया गया है, तो वह दिया है बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में। किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद यूनुस के द्वारा। मोहम्मद यूनुस देखिए इस समय क्या है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। तो इन्होंने देखिए इसको एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया था, जिसे अक्टूबर 1983 में इन्होंने एक स्वतंत्र बैंक के रूप में स्थापित कर दिया। पहले शुरू किया था पायलट परियोजना के रूप, बाद में उसको स्वतंत्र बैंक बना दिया। यह बांग्लादेश में गरीबी उन्मूलन और गरीबों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वर्ष 2018 में बैंक के देखिए 9 लाख से ज़्यादा मेंबर थे, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले, यानी इसका जो विस्तार बहुत तेजी से हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया। ये जो मोहम्मद यूनुस थे देखिए इनको 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है और वर्तमान में वे देखिए क्या है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, यानी ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी। इसके अलावा देखिए जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जमा स्वीकार करना और ऋण देना, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनका 2 ही मुख्य कार्य है कि ग्राहकों से पैसों को जमा लेना और फिर जरूरतमंद लोगों को ऋण देना। इसके अतिरिक्त ये बैंक देखिए क्या करते हैं, एजेंसी का कार्य करते हैं, जैसे बिलों का भुगतान और संग्रह, सामान्य उपयोगिता सेवाएं जैसे लॉकर, डेबिट क्रेडिट कार्ड, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा भी ये प्रदान करते हैं। बैंक इन कार्यों के माध्यम से देखिए अर्थव्यवस्था को स्थिर और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद फिर देखिए एक और लास्ट महत्वपूर्ण तथ्य है कि सहकारी समितियां क्या है, यानी सहकारी समितियां ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण उनके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी ये क्या है, एक प्रकार से स्वैच्छिक संगठन है, यानी अपनी इच्छा से बनाया गया संगठन है जिसमें जो लोग होते हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण उन्हीं के हाथों में होता है, ताकि उनकी समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सदस्यों की सेवा करना और उनका कल्याण करना, न कि केवल लाभ कमाना। ये देखिए आपसी सहयोग के माध्यम से आत्म सहायता के सिद्धांत पर काम करते हैं। सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या देखिए उसके प्रकार और उप नियमों पर निर्भर करती है।
यानी देखिए बहुत से लोग एक साथ मिलकर अपना एक संगठन बनाते हैं और उसमें देखिए पैसा जमा करते हैं। जब किसी मेंबर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने समूह से लेता है और फिर अपना धीरे-धीरे उसमें जमा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए बहुत लाभदायक होती हैं, उनकी मुसीबत में, उनकी किसी भी ज़रूरत में ये पैसा काम आ जाता है। तो इसीलिए सहकारी समितियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में देखिए इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग को अध्ययन करनी थी और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से अध्ययन कराया और आप लोगों को समझाने का भी प्रयास किया। तो आप लोगों को इस चैप्टर से आने वाले जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर इसी तरीके से लिखना है। आप इसको 1 बार 2 बार देखिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए और उसके बाद फिर अपने परीक्षा में इसको लिखिए, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको समझाने का आपको प्रयास करूँगा, ठीक है? तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।